हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के पीवाईक्यू करते हैं। आज के जो पीवाईक्यू हैं हमारे, वो जो 2023 में जो शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, शिफ्ट 3 का, ठीक है, जो आपका टीजीटी का शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो ये उसके पीवाईक्यू हैं, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ तक हम कल कर चुके हैं। ये ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंपाइलेशन टाइम हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, CMM स्टैंड्स फॉर। देखो, CMM क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है, CMM। तो इसकी जनरल डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो जो CMM होता है वो होता है आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, कैपेबिलिटी। M स्टैंड फॉर मैच्योरिटी एंड M स्टैंड फॉर मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन C++ लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन इग्नोर XY। अब इन्होंने बोला जो ये इंस्ट्रक्शंस है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर XY, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ इग्नोर करना है। और इग्नोर, ये जो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास है X और Y, ये क्या बताते हैं कि जो इग्नोरिंग आप करोगे, जो आप कैरेक्टर्स को स्किप करोगे, वो कहाँ से, वहाँ वो X से स्टार्ट करोगे स्किप करना, और कहाँ तक करोगे, जब तक आपको Y नहीं मिल जाता। ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये क्या बताते हैं, जो आप इग्नोर कर रहे हो कैरेक्टर्स को, जो आप इग्नोर करने हैं, स्किप करने हैं, वो X से स्टार्ट होके और Y तक आपको इग्नोर करना है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपको बताते हैं। तो ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्किप्स द फर्स्ट Y कैरेक्टर्स एंड स्टॉप इफ कैरेक्टर X इज अनकाउंटेड। ये यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, गलत लिखा है कि Y से स्टार्ट करो, नहीं, यहाँ पे बोलता है कि आप X से स्किप करना स्टार्ट करो। पहला जो कैरेक्टर स्किप होगा वो आपका X होगा, और उसके बाद आपको कहाँ तक करना है, स्टॉप कहाँ पे हो गया, जब आपका Y इनकाउंटर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। सेकंड है, स्किप द फर्स्ट X कैरेक्टर एंड स्टॉप्स इफ कैरेक्टर Y इज एनकाउंटर्ड, ठीक है। इन्होंने कहा स्किप द फर्स्ट X कैरेक्टर्स, पहला सबसे पहले X कैरेक्टर्स को स्किप करो और उसके बाद स्टॉप करो जब तक Y एनकाउंटर्ड है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मतलब आपको स्किप करना है फर्स्ट X कैरेक्टर, सबसे पहले आपको जो X कैरेक्टर्स है उसको स्किप करना है, और उसके बाद आपको स्किप करते हुए जाना है, और स्टॉप कहाँ पे करना है, जब आपका जो Y आ जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज फॉल्ट मीन्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो, पेज फॉल्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिंग द पेज दैट इज़ नॉट करंटली इन मेमोरी। बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है कि आप उस पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो जो आपका मेमोरी में नहीं है, तभी ये पेज फॉल्ट होता है। ये हमने जो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉलो करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था पेज फॉल्ट क्या होते हैं, पेज मिस क्या होते हैं। जब कोई भी पेज आपका CPU एक्सेस कर रहा है, करना चाहता है, बट वो पेज उसको मेमोरी में, मेन मेमोरी में नहीं मिलता, तो तब वहाँ पे क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। और अगर पेज मिल जाता है तब आपका वो क्या होता है, पेज हिट होता है, ठीक है। तो पेज फॉल्ट क्या होता है, जब आपका जो पेज है, एक्सेसिंग पेज है, वो क्या है, मेमोरी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपर लिंक इन HTML। देखो, HTML में जब आप कोई हाइपर लिंक क्रिएट करते हो, ठीक है, मतलब कोई लिंक क्रिएट कर रहे हो जिससे क्या होता है, कोई दूसरा टेक्स्ट या दूसरी लोकेशन पे जो कोई टेक्स्ट है वो क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक, ठीक है। तो हाइपर लिंक के लिए हम कौन सा जो टैग यूज़ करते हैं, सॉरी, कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, वो होता है आपका href, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, जिसकी हेल्प से आप हाइपर लिंक क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें आप लिंकिंग बताते हो, ठीक है, कि ये जो आप जहाँ पे आप लिंक देते हो कि ये लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे href क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हेल्प से आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राई कैच ब्लॉक्स। देखो, जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हो तो वहाँ पे आपके ये कीवर्ड यूज़ होते हैं। एक आता है आपका ट्राई, एक होता है कैच, एक हो, सॉरी, ट्राई के बाद आता है थ्रो, कैच और फाइनली, ठीक है। जावा की बात करें तो जावा में फाइनली भी यूज़ होता है, 4 कीवर्ड होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। लेकिन अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सिर्फ ट्राई, कैच और थ्रो, ये तीन जो कीवर्ड आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखो, ट्राई कैच ब्लॉक क्या कहता है,
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखो क्या है, ए ट्राई ब्लॉक मस्ट हैव एट लीस्ट वन कैच टू हैव फाइनली ब्लॉक, एटलीस्ट वन कैच। ऐसा नहीं होता कि एक ही कैच हो, ठीक है, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं और उनको हैंडल करने के लिए कौन होगा, एक से ज़्यादा, मतलब होल्ड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ट्राई में क्या होगा, जो एक्सेप्शंस आई है, जो भी यहाँ पे भी एरर आई है, एक्सेप्शंस आई है, वहाँ वो ट्राई ब्लॉक में आएगा जिस कोड में आपका एक्सेप्शंस है, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेप्शन क्या होती है, थ्रो की जाती है। जब जैसे ही वो थ्रो होगा तो जो आपका जो कैच ब्लॉक है वो उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, उसको लेता है, ठीक है। लेने का मतलब क्या है, उसको वहाँ पे उसकी करेक्शन होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो सी में तो ये तीन ही चीज़ होती है। उसके बाद आपके क्या है, वो जो प्रिंट होता है वो आ जाता है कि आपकी ये एरर है, ठीक है। कैच में क्या होता है, एग्जीक्यूट उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन परफॉर्म होता है कि अगर ये एरर आई है तो उसके बाद यूज़र को बताना भी पड़ता है ना कि ये वाली एरर है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा, फाइनली मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो जो आउटपुट है, सॉरी, जो वो एरर है वो क्या होती है, यहाँ पे रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर ट्राई ब्लॉक के पास एक ही कैच होगा, एक ही कैच ब्लॉक होगा, तो ऐसा नहीं होता। सेकंड कहता है ए ट्राई ब्लॉक मस्ट हैव वन फाइनली ब्लॉक फॉर ईच कैच ब्लॉक। इन्होंने बोला कि एक प्रत्येक कैच ब्लॉक के लिए एक फाइनली ब्लॉक होगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। ए ट्राई ब्लॉक कैन हैव मैनी कैचेस बट वन फाइनली ब्लॉक, ए ट्राई ब्लॉक कैन हैव मैनी कैचेस एंड मैनी फाइनली ब्लॉक। देखो ट्राई ब्लॉक के पास मैनी कैचेस ब्लॉक कैच ब्लॉक होते हैं और बट एक फाइनल ब्लॉक होता है, ठीक है। मतलब एक फाइनल ब्लॉक होगा बट मल्टीपल जो होंगे कैच ब्लॉक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के साथ आपका एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं बट फाइनली क्या होगा, फाइनल ब्लॉक आपका एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ट्रू पूछा है तो ट्रू यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए 4-वे सेट एसोसिएटिव कैशे मेमोरी यूनिट विद ए कैपेसिटी ऑफ 32 KB इज बिल्ट यूजिंग ए ब्लॉक साइज ऑफ 1K। देखो ये आपका कैशे मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला जो आपकी कैशे मेमोरी है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो आपकी एक कैशे मेमोरी है उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी है वो उन्होंने बोला 32 KB की है, ठीक है। अब आपको पता होगा जो कैशे में जो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं, जो पार्टीशन बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। कैशे में आपका क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी में क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो पार्टीशन उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और लास्ट आपका जो आपका सेकेंडरी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उस पर हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपके क्या होते हैं, पेज होते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा आपके पास एक कैशे मेमोरी है और जो कैशे मेमोरी है उसमें 32 KB की उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और यूजिंग ए ब्लॉक साइज ऑफ 1K, और हर एक जो ब्लॉक साइज उसका क्या है, 1K का साइज़ है। तो देखो जब आपके पास 32 KB का स्पेस है टोटल, और उन्होंने कहा एक ब्लॉक का साइज़ क्या है, 1 KB है, तो कितने ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे, कितने ऐसी लाइंस होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो कि टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय ब्लॉक का साइज़, तो वो आपके क्या होंगे, 32 होगा। जब आपने इसको इससे काटा तो 32 आया। इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, 32 ब्लॉक्स होंगे, मतलब 32 लाइन्स होंगी, ठीक है। अब जो 32 लाइन्स होंगी, अब इन पर बट इन्होंने क्या बोला, क्योंकि 32 जो ब्लॉक्स होंगे वो किस वे में है, वो 4-वे एसोसिएटिव, मतलब कि एक ब्लॉक में 4 सेट हैं, ठीक है। 4-वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ये है कि जो आपकी कैसे है वो 4-वे 4 सेट बने हुए हैं एक ब्लॉक में, ठीक है। तो देखो 32 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में क्या है, 4 सेट बने हुए हैं। तो इस टाइप से सेट बने हुए हैं कि सेट 1 2 3 4, और तो इस तरह से कितनी यहाँ पे लाइन बनेंगी, तो 0 to 8 बनेंगी, 80 तो बनेंगी क्योंकि 4-वे एसोसिएटिव है। तो 32 टोटल ब्लॉक्स हैं। देखो दोबारा से यहाँ से करते हैं इसको सिंपल, हम देखो लाइन कैशे की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला 32 KB का साइज़ है, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर 32 क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। क्योंकि एक ब्लॉक का साइज़ 1 KB है और 32 KB का टोटल साइज़ है, टोटल कैपेसिटी है, तो 32 यहाँ पे क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे। अब इन्होंने कहा जो 32 ब्लॉक्स हैं इनको आपको 4-वे सेट में क्या करना है, मैपिंग करनी है। मतलब एक ब्लॉक में 4 सेट बनाने हैं, ठीक है। तो 4 सेट बनाने, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने टोटल कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, 8 ब्लॉक्स हो जाएंगे। मतलब 0 to लेके 7 तक आपके ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। और एक ब्लॉक में कितने सेट होंगे, 4 सेट होंगे,
इस तरह से होंगे। ये आपका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह से 0 to 7 8 हो गए, और हर एक ब्लॉक में 4 सेट होंगे। ये आपका सेट 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आपकी क्या है, कैशे बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या है, ये कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ तक की, तो यहाँ तक की सिर्फ इन्होंने कैशे के बारे में बताया कि कैशे है 32 KB का साइज़ है, टोटल कैपेसिटी उसकी। एक ब्लॉक का साइज़ 1 K है, तो यहाँ पे 32 ब्लॉक्स हो गए टोटल, और 32 ब्लॉक्स को भी इन्होंने कैसे अरेंज किया है, 4 वे सेट में। ठीक है, कि 4 सेट हैं एक ब्लॉक में, तो एक ब्लॉक में 4 सेट है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 32 ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक जो पूरा ब्लॉक है वो एक ही ब्लॉक होगा, इसमें क्या है, एक ब्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 वे से 4 वे से उसको सेट बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब उन्होंने बोला द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे तो उन्होंने कैशे के बारे में बता दिया। सेकेंड इन्होंने क्या बोला, जो साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस है वो 32 GB का है। ठीक है, 32 GB की आपकी मेन मेमोरी है। फिजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी की बात हो रही है। लॉजिकल एड्रेस आपका हार्ड डिस्क का एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस आपका मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस उन्होंने क्या बोला कि 32 GB का है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी कितनी है, वो 32 GB की है। तो देखो 32 GB का मतलब वहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे और कितने बिट से वो एड्रेस रिप्रेजेंट होगा। तो देखो बिट, सपोज करो आपकी जो मेमोरी है, मेन मेमोरी में सपोज करो 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, 4 हैं, तो 4 का मतलब यहाँ पे 2 बिट होगी, 001 0001 1011, इस तरह से होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 32 GB का है, तो यहाँ पे कितना बिट होंगी, मतलब उसके जो एड्रेस के लिए कितनी बिट होंगी। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और GB का मतलब क्या होता है 2 की पावर 30, और जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो मतलब 35 बिट। मतलब कि जो आपकी यहाँ पे जो आपकी मेन मेमोरी होगी, ये आपकी क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है, इस मेन मेमोरी में कितने होंगे, 2 raised to power 32 क्या 35 क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे, और एक ब्लॉक्स को आपका जो एड्रेस होगा वो 35 बिट से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक का साइज कितना हो जाएगा, 35 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला नंबर ऑफ बिट्स फॉर द टैग फील्ड। अब टैग फील्ड का बोला है, तो देखो 35 बिट्स का टोटल एड्रेस है, 35 बिट्स में क्या टोटल एड्रेस है। अब उसी एड्रेस, अभी देखो इसी एड्रेस से आपकी कैशे बनती है। ये फिजिकल एड्रेस होता है, मेन मेमोरी से ही आपकी क्या होती है, कैशे मेमोरी में डेटा आता है, और वो डेटा आता है जो रिसेंटली यूज हुआ या फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा हो, वो डेटा आपकी कैशे मेमोरी में आता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका डेटा यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कौन सा डेटा होता है, जो करंटली यूज हो रहा है या फिर रिसेंटली बार बार जो यूज़ हो रहा है, फ्रिक्वेंटली जो यूज़ हो रहा है, इस टाइप का डेटा आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि टोटल जो साइज होगा यहाँ पे, जो अब यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो आपके पूरी मेमोरी में 35 बिट्स से आप क्या कर सकते हो, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका क्या होता है, अब आपके अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें, जो इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी, देखो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर आपका क्या होता है, एक आपकी टैग फील्ड होती है, एक आपका ऑफसेट होता है, एक आपका सेट होता है। इस तरह से आपकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब जब हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये टोटल कितना है, तो टोटल 35 बिट का है। ये टोटल कितना है, 35 बिट का है। अब इस 35 बिट में से टैग फील्ड बतानी है आपको कितनी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टैग की बिट पूछे है, तो इसमें देखो आपका एक तो ऑफसेट का एड्रेस होगा। ठीक है, ऑफसेट का एड्रेस होगा, दूसरा क्या होगा, सेट इंडेक्स होगा। ठीक है, और टैग फील्ड होगी। 3 फील्ड से आपका ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बनता है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल आपका 35 बिट्स का है। ठीक है, तो टोटल क्या 35 बिट्स का है। तो यहाँ पे आप देखो सेट इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, सेट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हमने अभी देखा कि जो हमारे सेट बने थे, ठीक है, उस सेट में हमने क्या देखा था कि 0 to 8 बने थे ना। टोटल ब्लॉक क्या थे, 0 to 8 थे। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किए थे, ऐसे सेट बनाए थे, ऐसे ही सेट बने हुए थे। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो, अगर हमारे पास कैशे में 0 to नंबर ऑफ सेट आपके 8 है। ठीक है, एक सेट आपका ये हो गया, एक सेट आपका ये हो गया। ठीक है, मतलब 0 to 8 सेट हैं, और एक सेट में 4, मतलब 4 उसको पोर्शन बना रखे हैं उसके अलग अलग, ऐसे ही है। तो अब अगर आपको देखो यहाँ से अगर 0 to 8 ही 0 to 7 सॉरी
8 ब्लॉक हैं तो कितने बिट्स का एड्रेस यहाँ पे होगा, तो 2⁻³ आपका क्या होता है 8 होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका 3 बिट्स से क्या होगा, ये जो एड्रेस है, ये जो सेट होगा, इसको आप 3 बिट्स से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तीनों 0 हैं तो इट मीन्स सेट 0 है, 0 0 1 है तो इसका मतलब सेट 1 की बात हो रही है, अगर 0 1 0 है तो उसका मतलब ये, अगर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस एक सेट को क्या कर रहे हो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, 3 बिट्स से एक सेट का एड्रेस आपका आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो अगर हम सेट इंडेक्स की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगे यहाँ पे, सेट इंडेक्स में आपके यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, मतलब 3 बिट्स होंगी। ठीक है, तो 3 बिट्स से आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडेक्स हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक की, अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ पे हमें सेट इंडेक्स तो पता चल गया कि जो एक सेट है वो 3 बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो टोटल आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो 35 बिट्स होंगी। ठीक है, उसमें टोटल 35 बिट्स होंगी, और उस 35 बिट्स में से, क्योंकि देखो हमारी मेन मेमोरी से आपकी कैशे मेमोरी लिंक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 35 बिट का एड्रेस है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो 35 बिट्स हैं यहीं से आपका डेटा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन सेट बनेगा उसमें आपके 3 फील्ड होते हैं, एक होता है आपका सेट इंडेक्स, एक होता है आपका टैग फील्ड, एक होता है आपका ऑफसेट। ठीक है, तो उन्होंने टैग फील्ड पूछी है, हमें पता है टोटल 35 बिट्स हैं। सेट का हमें पता चल गया कि सेट जो होंगे हमारे 3 बिट्स से आपका एक सेट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर सेट इंडेक्स की बात करें तो 3 बिट्स रिक्वायर होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो 3 बिट्स से आपको पता चल जाएगा, जो 3 बिट्स 0 to 7 तक जो 3 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये वाले सेट की बात हो रही है, कि सेट 4 की बात हो रही है, सेट 1 की बात हो रही है, सेट 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 3 बिट्स का तो आपका ये है। अब बात करते हैं ब्लॉक ऑफसेट की। ठीक है, अब देखो ब्लॉक ऑफसेट यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ऊपर देखो उन्होंने क्या बोला था कि एक ब्लॉक का साइज़ कितना है, 1K है। अब देखो जो साइज़ यहाँ पे होगा ये आपकी मेन मेमोरी है, जितना डेटा आपका ये होगा उतना ही डेटा आपको सेम यहाँ पे रखना है ना, क्योंकि यहीं से डेटा सेम एज इट इज़ यहाँ जाता है। तो यहाँ पे अगर जितनी बिट का डेटा यहाँ पे होगा, एक ब्लॉक में जितनी बिट यहाँ पे आएंगी उतनी ही बिट आपके यहाँ पे कैशे में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि एक ब्लॉक का क्या साइज़ है, 1K है ना। एक ब्लॉक का साइज़ इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, 1K है, क्योंकि देखो एक जो आपकी कैशे है, कैशे में इन्होंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि 32 की टोटल कैपेसिटी, और एक ब्लॉक का साइज 1K है, 1KB है मतलब। ठीक है, तो मतलब 1KB का मतलब होता है 10 टू की पावर 10। ठीक है, मतलब 10 बिट्स का डेटा उस ब्लॉक के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब जब कैशे में 10 बिट्स का डेटा आ सकता है तो वही ये जो डेटा वो कहाँ से आया, मेन मेमोरी से आया ना, तो इसका मतलब मेन मेमोरी में भी 10 बिट्स का ही डेटा एक ब्लॉक में आ सकता है, क्योंकि वहीं से डेटा वहाँ उठा के लेके जा रहे हैं तो सेम साइज ही होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक का साइज क्या, ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है कि कितने बिट्स से आप उस कितने नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी उस ब्लॉक के अंदर आपको आ सकती हैं आपकी। तो यहाँ पे 1K का मतलब 2 की पावर 10, मतलब 10 बिट्स जो होंगी आपकी ब्लॉक के ऑफसेट के लिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो क्या समझ आया, यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा कि ये आपकी मेन मेमोरी है, यहाँ से आपकी कैशे बनी है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक का साइज होगा, वो सेम ब्लॉक का साइज यहाँ पे होगा। इन्होंने बोला यहाँ पे 32 KB की है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 32 GB की मेमोरी है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि 32 ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स को हमने 4 वे सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 0 to 8 तक के आपके क्या होंगे, सेट होंगे, और 4 वे एसोसिएटिव होंगे, वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, 0 to 7 होगा, 8 ब्लॉक्स होंगे। अब हमें पता चल गया 8 ब्लॉक्स हैं, तो इस 8 ब्लॉक्स को आप 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो आपका सेट इंडेक्स हुआ वो तो आपका 3 बिट का हो गया। ठीक है, टोटल हमें पता है 35 बिट है, टोटल हमें क्या पता है 35 बिट का आपका इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है, उसमें से 3 बिट तो आपकी किसके लिए होंगी, सेट के लिए बना दी गई, सेट इंडेक्स के लिए बनाई। ठीक है, एक इसमें फिर क्या होता है ऑफसेट। ऑफसेट के यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक ऑफसेट, मतलब ब्लॉक का साइज की बात हो रही है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, जो ब्लॉक का साइज है वो 1K है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक साइज ऑफ 1K, मतलब एक जो ब्लॉक है उसके अंदर 10 बिट्स आ सकते हैं, 2 की पावर 10 इतना डेटा वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब 10 बिट्स, तो ऑफसेट में कितना आ जाएगा, आपकी 10 बिट्स आ गई। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 10 बिट्स आ गई। तो आपका टोटल 35 बिट था, उसमें से आपने देखा 3 बिट का आपका सेट इंडेक्स हो गया, 10 बिट का आपका ऑफसेट हो गया, तो बीच का जो बचा वो क्या होगा, आपका टैग फील्ड होता है। ठीक है, तो देखो 10 + 3
13। तो अगर 35 में से आप 13 माइनस कर दोगे तो जो आपका टैग फील्ड है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स का होगा, वो आपका 22 बिट्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कैशे मेमोरी की कैशे मेमोरी का अरेंजमेंट होता है कि कैशे में कैसे कैसे डेटा आता है, और कैशे को अगर आप 1 वे एसोसिएटिव है, 2 वे एसोसिएटिव है, 3 वे एसोसिएटिव है, किस टाइप से वो आपका जो है कैशे बनी हुई है। ठीक है, और जब कैशे कहाँ से बनती है, आपकी मेन मेमोरी से ही बनती है। मेन मेमोरी से ही डेटा आपका कैशे में आता है, तो जो कैशे में जितना डेटा है उतना ही आपका मेन मेमोरी में होता है। मतलब ब्लॉक साइज सेम होगा, क्योंकि ब्लॉक एक जो कैशे में जो एक ब्लॉक में डेटा है वो आपका सेम आपकी कहाँ से है, मेन मेमोरी से है, तो साइज जो होगा सेम होगा। ठीक है, तो उसमें ब्लॉक ऑफ सेट होता है, सेट इंडेक्स होता है, टैग फील्ड होता है। ठीक है, तो हमें सेट इंडेक्स पता चल गया कि हमारे पास टोटल 8 सेट हैं, तो 8 सेट के लिए 3 बिट्स रिक्वायर होंगी। दूसरा हमें क्या पता चल गया, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक का साइज क्या है 1 के है, तो मतलब 2 की पावर 10 मतलब 10 बिट से हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 10 और 3 मतलब 13 बिट तो यहाँ पे ये चलेगी, बाकी की 35 में से 13 माइनस करेंगे तो 22 बिट जो होंगी आपकी क्या होंगी, टैग फील्ड होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कि यहाँ पे सिंपल ये पूछता है कि नंबर ऑफ टैग फील्ड क्या होती है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ यही पूछता है, या तो वो पूछ सकता है कि सेट इंडेक्स कितने बिट का होगा, या फिर ब्लॉक ऑफ सेट कितने बिट का होगा, या फिर टैग फील्ड कितने बिट की होगी। ठीक है, तो यहाँ से यही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो फर्स्ट उन्होंने बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, POST इज द प्रोसेस परफॉर्म बाय द बायोस इमीडिएटली आफ्टर द सिस्टम इज शट डाउन। देखो जो POST होता है वो क्या होता है, पोस्ट इसका ये फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, और ये कब होता है, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो, जैसे ही आपने सिस्टम पावर ऑन की, ठीक है, सिस्टम ऑन किया या फिर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका बायोस है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है आपका बायोस होता है, वो सबसे पहले प्रोसेस वो क्या करता है, POST प्रोसेस करता है। POST मतलब वो खुद चेक करता है कि सारे के सारे जो आपके जो सिस्टम्स में जो पेरिफेरल्स है सबको पावर की सप्लाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले पावर टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका ये पोस्ट होता है ये प्रोसेस आपके शटडाउन टाइम पे नहीं होता, आप जब आप रीस्टार्ट करते हो या फिर आपने पावर ऑन किया है, आप सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तब आपका सिस्टम ऑन कर रहे हो, तब आपका ये है POST प्रोसेस होती है, और ये कौन करता है, बायोस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हुई, ट्रू हो गई। ठीक है, क्योंकि POST कब होता है, जो सिस्टम रीस्टार्ट हो या फिर सिस्टम ऑन होता है, शटडाउन में कोई भी POST प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बोला कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रैम। देखो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, अब हमें पता है रैम हमारी कैसा वोलेटाइल मेमोरी है, हमें पता है। अब रैम में डेटा जब तक आपको पावर मिल रही है तब तक आपका डेटा रहेगा, उसके बाद आप अगर आप सेव नहीं करते हो तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, ये होता है रैम में। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जब आपका सिस्टम ऑन होता है, ठीक है, तो सारे के सारे जो सिस्टम्स के सेटिंग्स हैं, मतलब सारे के सारे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उन सब से रिलेटेड प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं वो। ठीक है, तो वो कहाँ होंगे, अगर वो पावर ऑन होते चले जाएंगे तो उनको यूज़ कैसे किया जाएगा, वो यूज़ कैसे होंगे। ठीक है, तो जो इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, हमारी सेटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, रोम में होते हैं, क्योंकि रोम हमारे क्या नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो हमारा जो बायोस वगैरह का जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग होती है, कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस है, सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, आपका कीबोर्ड कैसे वर्क करेगा, ठीक है, माउस कैसे वर्क करेगा, सिस्टम प्रिंट कैसे करेगा, प्रिंटर कैसे काम करेगा सिस्टम के साथ, मतलब जितने भी आपके पेरिफेरल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशंस, उन सब की सेटिंग आपकी कहाँ होती है, जो आपके बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं उनमें होती है। ठीक है, और तो वो कहाँ होते हैं, आपके रोम में स्टोर होते हैं, ना कि रैम में, क्योंकि रैम तो आपकी वोलेटाइल में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, CMOS चिप इज पावर्ड बाय द बैटरी लोकेटेड इन द मदरबोर्ड। देखो CMOS पावर, हाँ देखो CMOS चिप को क्या होता है, बैटरी के द्वारा बार बार उसको पावर दी जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक होते हैं। CMOS आपका कहाँ होता है, मदरबोर्ड पे होता है। ठीक है, CMOS क्या होता है, आपका मदरबोर्ड पे होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, बायोस वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। ये भी गलत है, बायोस को चार्ल्स बेबेज ने डेवलप नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रू स्टेटमेंट की यहाँ पे बात हुई थी, ऊपर देखो स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो स्टेटमेंट सी जो है आपकी ट्रू है, कि जो आपका CMOS होता है उसको आप बैटरी के साथ बार बार उसको हम चार्ज करते हैं, उसको पावर की जरूरत होती है, और CMOS कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपका मदरबोर्ड पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन ए पाथ ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस वेयर n ग्रेटर देन 2 डैश इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2। देखो पाथ ग्राफ क्या होता है, पाथ ग्राफ क्या होता है जब आपके वर्टेक्सेस जो होते हैं, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, सीक्वेंस में आपके वर्टिसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाथ ग्राफ। मतलब एक स्ट्रेट पाथ में आपके क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ से आपके जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उन सब के बीच में एक स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, वो होता है आपका पाथ ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये पाथ बन रहा है ना कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ये एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है, पाथ ग्राफ है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला अगर हैविंग n वर्टिसेस है, अगर इसके अंदर n वर्टिसेस है वेयर n ग्रेटर देन 2। देखो पाथ कब बनेगा, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अब एक वर्टेक्स है तो यहाँ से कोई पाथ ग्राफ बन रहा है, नहीं बन सकता। तो ग्राफ के लिए क्या बोला है ना, ग्रेटर देन 2, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी होनी है कि n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, मतलब जो वर्टिसेस होंगे वो 2 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तभी आपका पाथ बनेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 है, ठीक है, ये पाथ तो है, लेकिन हो सकता है ये ग्राफ आगे इधर चला जाए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर 2 वर्टिसेस हैं तो वहाँ पे पाथ ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 3 ग्राफ और ये ऐसे आपस में कनेक्ट है तो मैं बता सकती हूँ कि ये पाथ ग्राफ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, एक स्ट्रेट में आप एक स्ट्रेट डायरेक्शंस में एक स्ट्रेट पाथ में आपके सारे के सारे जो नोड्स होंगे वो कनेक्ट होंगे। दूसरा क्या होगा, जो प्रॉपर्टी क्या है, जो वर्टिसेस होंगे वो ग्रेटर देन 2 होंगे, 2 से ज़्यादा अगर वर्टिसेस हैं तभी आपका पाथ ग्राफ बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्टेक्स से पाथ ग्राफ नहीं बनता, 2 वर्टेक्स से भी पाथ ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, अब ये वाला मैंने लिखा है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पाथ ग्राफ होगा, ये पाथ ग्राफ भी हो सकता है, ये कोई दूसरा और ग्राफ भी हो सकता है। बट अगर ये 3 वर्टेक्स हैं, 3 या 3 से ज़्यादा वर्टेक्स हैं और इस तरह से कनेक्ट हैं तो आप बोल सकते हो कि ये पाथ ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारी बात क्लियर हुई। तो इन्होंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2, कि ऐसे कितने वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब आप सपोज करो ये ऐसे पाथ बना हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऐसा अगर कोई पाथ बना हुआ है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ग्राफ का और जो एंडिंग पॉइंट होगा उनके तो हमें पता है उनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। देखो इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 1 है, और अगर इस वर्टेक्स की भी डिग्री की बात करूँ 1 है, मतलब कितने इनकमिंग और कितने आउटगोइंग एज हैं वो आपकी डिग्री बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक एज जा रहा है, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे एक एज इनकमिंग है तो यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 1 है। और बाकी अब इनकी बात करो, इन 2 वर्टेक्स की बात करो तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, यहाँ से इनकमिंग है और यहाँ से आउटगोइंग है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे सपोज करो n की वैल्यू 4 थी, ठीक है, n कितने थे, 4 वर्टेक्स थे, तो कितने ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 2 है, 2। ठीक है, एक ये वाला वर्टेक्स और एक ये वाला वर्टेक्स। ठीक है, तो मतलब n-2 जो होगा ऐसे वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, अब इनको आप इंटरनल नोड्स भी बोल सकते हो कि एक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पाथ ग्राफ में, एक आपका एंडिंग पॉइंट्स होगा पाथ ग्राफ में, बट उनकी डिग्री जो होंगी हमेशा 1 होगी, और बाकी जो इंटरनल नोड्स होंगी वो कितनी होंगी, उनकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 2 होती है। ठीक है, तो जितने भी वर्टेक्स हैं उसमें से आप -2 कर दो, क्योंकि एक स्टार्टिंग नोड्स एक लास्ट की नोड्स को आप मतलब 2 नोड्स को आप माइनस कर दो, जितने भी वर्टेक्स हैं उनमें से 2 नोड्स को आप माइनस कर दो। ठीक है, बाकी जितनी भी नोट्स होंगे उन सब की डिग्री क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विद डिग्री 2 वाले कितने होंगे, n-2 होंगे। अब 2 माइनस क्यों हुआ है, ठीक है, तो 2 हमने माइनस यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि जितने भी अगर पाथ ग्राफ में जो आपका फर्स्ट नोड होगी और जो लास्ट नोड होगी उनकी डिग्री 1 होगी, बाकी सभी की क्या होंगी, डिग्री 2 होगी, तो n-2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर की देखो बाइनरी सर्च में आपका डिवाइड कॉन्क्यूर फॉलो होता है, क्विक शॉर्ट में भी होता है, और देखो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में नहीं होता। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है मर्ज शॉर्ट भी किस पे बेस है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे ही बेस है। ठीक है, तो डिवाइड कॉन्क्यूर मतलब पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करो, उसको फिर शॉर्ट करो, उसके बाद उनको मर्ज करो। ठीक है, तो बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट सारे डिवाइड कॉन्क्यूर पर बेस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी डिवाइड कॉन्क्यूर पर बेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट्स इन द विंडोज फुल बॉडी अमॉन्ग द टारगेट वैल्यूज। देखो इन्होंने बोला जब आपने कोई भी
लिंक पे क्लिक किया तो एक डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड डॉक्यूमेंट जो ओपन होता है वो फुल बॉडी मतलब उसका पूरा का पूरा कंप्लीट बॉडी के साथ, ठीक है, क्या होता है, ओपन होता है। तो इस टाइप का जो होता है तो वो उनकी जो टारगेट वैल्यू होगी वो क्या होती है, वो हमेशा टॉप होती है, ठीक है। ये टारगेट वैल्यू यही बताता है कि जो आप लिंक डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन होगा वो कहाँ होगा, टॉप पे होगा, उसी विंडो पे होगा, दूसरी विंडो पे होगा, पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो उसकी डॉक्यूमेंट्स की बॉडी है वो प्रिंट होगी। तो ये आपका डिसाइड करता है। तो जब आपका फुल बॉडी के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं टॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल शेड्यूल। ये आपका DBMS का ट्रांजेक्शन्स वाले टॉपिक्स है। देखो यहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल कौन सा है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल होता है क्या। अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसने क्या किया, किसी ए डेटा को रीड किया, ठीक है, और अगर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन है वो भी क्या कर रही है, वो भी सेम डेटा को रीड कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रीड हुआ, यहाँ पे भी रीड हुआ, तो जब रीड ऑपरेशन होता है, ठीक है, सेम डेटा पे, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। देखो उसने भी डेटा रीड करा, वो भी डेटा रीड करा है, तो कोई भी यहाँ पे आपकी मिसमैचिंग नहीं होगी, डेटा की इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि वो भी सिंपल रीड करके जा रहा है, वो भी रीड करके जा रहा है। अगर सेम डेटा को एक पहले वो रीड कर रहा है फिर वो रीड कर रहा है, मतलब कितने भी नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो डेटा को रीड कर सकते हैं। तो रीड ऑपरेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, रीड भी, ठीक है। अगर बात करते हैं रीड राइट की, ठीक है, मतलब रीड राइट की, या फिर हम बात करें राइट रीड की, या फिर हम बात करें राइट की, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी इन सब में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। रीड राइट प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन तो डेटा को रीड कर रही है और सेम टाइम पे दूसरी ट्रांजेक्शन उस डेटा को क्या कर रही है, राइट कर रही है, ठीक है। तो रीड राइट भी आपके क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होता है। राइट रीड भी हो सकता है और डब्ल्यू, ये मतलब तीन जो पेयर होते हैं ये आपके कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, बट रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। देखो सिरियलाइजेबल वो होता है कि अगर आप एक प्रोसेस अगर आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, मतलब ये उसको रीड कर रहा है, ये उसको राइट कर रहा है, इस टाइप से अगर आप ग्राफ बनाते हो और अगर उस ग्राफ के अंदर साइकिल आ रहा है तो वो आपका क्या होता है, सिरियलाइजेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती। और ग्राफ में साइकिल नहीं आ रहा तो फिर क्या होता है, वहाँ पे सिरियलाइजेबल आपका जो है ट्रांजेक्शन वो सिरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल कौन सा शेड्यूल है। तो देखो फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले क्या कहता है, कोई दो ट्रांजेक्शन है आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, आपके पास दो ट्रांजेक्शन, एक क्या है आपकी T1 है, एक आपकी T2 है, दो ट्रांजेक्शन है। तो उन्होंने कहा T1 ने क्या किया, रीड ऑफ ए किया, ठीक है, मतलब कोई एक ट्रांजेक्शन आई, उसने सबसे पहले ए डेटा को रीड किया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ कि रीड वन, मतलब वन ट्रांजेक्शन जो है उसने बी को भी रीड किया, ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसने ए जो डेटा उसको रीड किया ट्रांजेक्शन वन ने, फिर उसने बी वाले डेटा को रीड किया, ठीक है, रीड हम कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी कितने भी डेटा को आप रीड कर सकते हो। सेकंड फिर क्या आया कि जो R2 है उसने भी जो सेकंड ट्रांजेक्शन है उसने भी क्या किया, रीड ऑफ ए किया। तो R2 ने क्या किया, रीड ऑफ, यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ इसके बाद ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। पहले ऑपरेशन रीड कि ट्रांजेक्शन वन ने रीड किया ए डेटा को, उसके बाद उसने बी डेटा को रीड किया, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो R2 था उसने भी क्या किया है, रीड ऑफ ए किया है, तो इसने भी रीड किया। यहाँ पे भी रीड ऑफ ए हो रहा है, यहाँ पे भी रीड ऑफ ए है, तो रीड में कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। देखो यहाँ पे तो बी का तो कोई है ही नहीं इशू, क्योंकि यहाँ पे ए डेटा की बात हो रही है, यहाँ पे बी है, तो बी बिल्कुल अलग डेटा है, तो सेम डेटा को एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन रीड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड ऑफ ए हुआ, यहाँ पे रीड ऑफ ए हुआ, तो दोनों ट्रांजेक्शन ने ए डेटा को रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन क्या बोला, फिर उसने जो R2 जो हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन थी उसने भी क्या किया, बी डेटा को क्या किया, रीड किया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, क्योंकि रीड आप कितनी बार भी कर सकते हो, जो डेटा है उसको कितनी भी ट्रांजेक्शन जो है रीड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी R2 है, जो हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन है उसने क्या किया, राइट ऑफ बी किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, राइट ऑफ बी किया, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो सपोज करो बी कोई डेटा था, उसके अंदर 100 वैल्यू थी, ठीक है, 100 वैल्यू थी, उसने डेटा को रीड किया, उसके बाद उसने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस पर कुछ परफॉर्म किया, मतलब उस पर कुछ राइट किया। सपोज करो उसने यहाँ पे इसको ये बना दिया, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने फिर क्या किया, उसको राइट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, राइट
जो हमारी क्या थी, यहाँ के बाद इसने भी क्या किया है, राइट किया है ए को, ऐसे ही है ना। यहाँ पे भी इसने क्या किया, राइट किया है। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका, एक सेकेंड, राइट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे ए को रीड किया था, ठीक है, और इसके रीड करने के बाद इसने क्या किया, इसको राइट कर दिया, ठीक है। तो इसने तो कुछ और रीड किया होगा, इसने यहाँ पे कुछ और कर दिया, ठीक है। मतलब सपोज करो इसने यहाँ पे इसने यहाँ पे मान लो 200 कोई ए की वैल्यू रीड की, यहाँ पे उसने उसको 250 बना लिया, तो यहाँ पे डेटा क्या हो चुका है, 250 हो चुका है। लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, ये 100 पे, ये आपके 200 पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इस रीड के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन ने क्या कर लिया, इसको राइट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि उसके रीड के बाद उसने क्या कर लिया है, उसको राइट कर लिया है, ठीक है। दूसरा इसने, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि उसके रीड करने के बाद उसने उसको क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। दूसरी ट्रांजेक्शन ने उसको क्या कर लिया है, राइट कर लिया है, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो R2 ने, देखो सॉरी एक सेकेंड, देखो हाँ, R1 ने देखो यहाँ पे इसने इस डेटा को रीड किया था ना, R2 ने क्या किया था, बी वाले डेटा को क्या किया था, रीड किया था, और यहाँ पे इसने इस डेटा को क्या कर लिया, राइट भी कर लिया, ठीक है। मतलब वो जो ट्रांजेक्शन 1 है वो डेटा बी को कुछ रीड कर चुकी है, कुछ डेटा को वो रीड कर चुकी है, और आगे चल के वो तो, अब जो उसने रीड किया वो तो उसी पे वर्क करेगी, ठीक है। बट आगे चल के जो हमारी ट्रांजेक्शन 2 है उसने भी क्या किया, उस डेटा को चेंज कर दिया, मतलब राइट का मतलब कुछ अपडेट कर दिया उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा रीड हो रखा है, बट इसने यहाँ पे डेटा को कुछ और बना दिया, तो आगे चल के ये तो इस डेटा पे ही वर्क करेगी और ये यहाँ पे अपडेटेड डेटा पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे फिर क्या होगी, लास्ट में जाके क्या होगी, डेटाबेस आपका क्या होगा, मैच नहीं होगा, तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, यहाँ पे लूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस रीड और इस राइट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और दूसरा इस रीड और इस राइट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया डेटा, मतलब उसने कुछ डेटा यहाँ पे वहाँ से फैच कर लिया, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, उस डेटा को रीड करके उसको अपडेट कर रही है, उस पर राइट कर रही है, ठीक है। और आगे चल के वो तो जो ट्रांजेक्शन 1 तो जो उसने रीड किया था, ये तो इस डेटा पे काम करेगी, ये यहाँ पे इस डेटा पे काम करेगी, डेटा तो सेम ही है, बी का डेटा है, ठीक है। बट यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ और होएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ और होएगी, ठीक है। तो आगे चल के क्या होगी, डेटा हमारा मिसमैच हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंसी डेटा में आ जाएगी। तो आपका जो शेड्यूल नंबर 1 है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से वो क्या है, रियलाइजेबल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो, अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो देखो सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, हम इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा R1 ने ए रीड किया, मतलब कोई ट्रांजेक्शन 1 थी, उसने क्या किया, डेटा ए को क्या कर लिया, रीड कर लिया, ठीक है। अब देखो इससे मतलब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, कि अगर कोई डेटा, अगर एक ट्रांजेक्शन ने डेटा क्या किया है, रीड किया है, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, उस डेटा को अगर वो, या तो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो जाए, पूरे की पूरी एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद दूसरी प्रोसेस उसको रीड करे, दूसरी जो ट्रांजेक्शन उसको रीड करे, ठीक है। या फिर क्या हो कि जो उसने राइट किया है उसके राइट करने के बाद वो रीड करे, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन है, उसने वो डेटा को रीड कर रही है, वो राइट कर रही है, वो राइट करने के बाद ही वो क्या करे, उसको रीड करे, ठीक है। तभी तो फायदा है, क्योंकि उसने कुछ अपडेट कर दिया, तो अब वो अपडेटेड वैल्यू को ही रीड करे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं होगा शेड्यूल 1। अब देखो 2 की बात करें तो उन्होंने कहा ट्रांजेक्शन 1 ने क्या किया, ए डेटा को रीड किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 ने भी क्या किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 ने भी क्या किया, ए डेटा को रीड किया। यहाँ पे भी ए डेटा रीड हुआ, यहाँ पे भी ए डेटा रीड हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जो R2 जो हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन थी, उसने क्या किया, बी डेटा को रीड किया। यहाँ पे इसने क्या किया, बी को रीड किया, यहाँ पे ए को रीड किया था, यहाँ पे भी इसने ए को रीड किया, रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। उसके बाद इसने बी को रीड किया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया है, इसने इसको राइट भी किया है, ठीक है। उसने उसके क्या किया, उसको राइट भी कर लिया। अब देखो बी ने, जो हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन थी, उसने पहले बी डेटा को रीड किया, उसने उसको कुछ अपडेट किया, राइट किया, मतलब राइट का मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी R1 है, उसने क्या कर दिया, बी को रीड किया। अब देखो इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे इसको राइट कर दिया, उसके बाद ये रीड कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और उसके बाद आपकी जो ये थी, इसने यहाँ पे क्या किया है, इसको राइट किया है, ऐसे ही है ना, हाँ।
ठीक है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो कोई भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल बट S2 इज कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल, ठीक है। तो S2 इसका जो होगा करेक्ट आंसर ये रहेगा कि फर्स्ट वाले में तो ये कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं थी वो, बट सेकंड वाले क्या कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल वहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटैक्स टू राइट एन एक्सटर्नल CSS। देखो कोई भी जो आपकी CSS है उसमें अगर आपको कोई लिंक लिखना है तो देखो सबसे पहले तो लिंक के लिए हमने भी पढ़ा था कि HREF एट्रीब्यूट्स को हम फॉलो करते हैं। जब भी हमें हाइपर लिंकिंग करनी है तो हम HREF एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखो ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट होगी, कट गया, ठीक है। उसके बाद सबसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स भी बताएंगे, और उसके लिए हम टैग कौन सा यूज़ करते हैं, लिंक REL, ये वाला टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिंक टैग को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिंक टैग, क्योंकि हमें आपको लिंकिंग करनी है तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग, और उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट फॉलो करते हैं, एक तो HREF और एक आपका क्या होगा टाइप, ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके बाद एक होता है आपका REL, ठीक है, मतलब रिलेटेड, ठीक है। तो इस टाइप के 3 एट्रीब्यूट्स आप जब भी कोई लिंक देते हो तो आप यूज़ करते हो, ठीक है। पहले आप लिंक टैग लगाओगे, उस लिंक टैग के अंदर आपके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट पहला आप आएगा रिलेटेड, REL, मतलब आप किससे रिलेटेड लिंक दे रहे हो। दूसरा आप उसकी टाइप क्या है, जो आप लिंक दे रहे हो वो किस टाइप का है, और थर्ड उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा कि लिंक REL में इन्होंने क्या बोला, स्टाइल शीट हो, टाइप क्या टेक्स्ट है, और HRF में बोला style.css, ये आपका क्या है, लिंक हो गया। ये एक्चुअल में आपका लिंक हो गया, ये बताएगा कि टेक्स्ट है उसमें, और ये क्या बताएगा आपको स्टाइल शीट से उसको लिंक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लिपिंग एल्गोरिथम, की क्लिपिंग एल्गोरिथम कौन सी है। तो देखो फर्स्ट है सिंपल DDA, ब्रेसेनहैम, मिड पॉइंट और लियांग बार्स्काई, ठीक है। देखो जो आपकी ये वाली एल्गोरिथम्स हैं, DDA हो गया, ब्रेसेनहैम हो गया, ये आपकी क्या है, लाइन ड्राइंग है। अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक रीजन है XY एक्सिस पे, X एक्सिस है, Y एक्सिस पे आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी दोनों आप एल्गोरिथम को फॉलो करते हो। एक होता है आपका मिड पॉइंट एल्गोरिथम, अगर आपको कोई सर्कल क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कौन से एल्गोरिथम फॉलो करते हो, मिड पॉइंट एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पे क्लिपिंग की बात है, क्लिपिंग का मतलब होता है आपको क्लिप करना है, मतलब काटना है कोई भी लाइन है उसको कट करना है, तो आप कौन से एल्गोरिथम फॉलो करते हो, लियांग बार्स्काई एल्गोरिथम। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट परमिशंस फॉर द टेक्स्ट फाइल इन लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स में जो देखो कल भी हमने पढ़ा था कि जो फाइल होती है उस फाइल के अंदर आपकी 3 परमिशंस होती हैं हर फाइल के लिए, या तो रीड मोड में होगी, वो राइट में होगी, या फिर वो एग्जीक्यूट में होगी, ठीक है। 3 टाइप्स की आपकी होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला बाय डिफॉल्ट हमें कौन सी परमिशन होती है, हमें रीड की परमिशन होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। राइट करना है तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशंस, आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। उसको एग्जीक्यूट करना है तो भी आप उसको मोड चेंज करना पड़ेगा। बट आप किसी भी फाइल को ओपनली मतलब सिंपली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो रीड की परमिशन यहाँ पे हमें होती है। तो ऑप्शन नंबर B में देखो ये ऑप्शन है, रीड आप कर सकते हो। और RWX, ये X क्या बताता है, ये आप यहाँ पे X क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट आप सिर्फ आपको क्या लिखोगे, आप लिखोगे RW उसके बाद RR, मतलब आपको सिर्फ रीड की परमिशन है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। तो हमने पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल क्या होता है हमारा, एक तो सबसे पहले हमारा ओल्डेस्ट मॉडल है, उसके बाद ये हमारा सिक्वेंशियल बेस पे काम वर्क करता है, सिक्वेंशियल मैनर में वर्क करता है। मतलब हर फेज़ के बाद, एक फेज़ के बाद आप दूसरे फेज़ पे जाते हो, थर्ड पे जाते हो, मतलब एक फेज़ की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनती है। ये आपका वाटरफॉल मॉडल होता है। मतलब जैसे वाटर का फ्लो होता है वैसे ही आपका ये क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपकी क्या होती है, कस्टमर को दिया जाता है, उसके बाद सारे के सारे फेस होने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है। फिर अगर कस्टमर उसमें कुछ भी चेंज करता है तो फिर उसको दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, कॉस्ट भी सबसे कम होती है, बट इसकी हाई कॉस्ट ये वाला इसका फीचर नहीं है, ठीक है। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल सबसे पुराना है तो इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, टाइम सबसे ज़्यादा लगता है और रिस्क भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईजिएस्ट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो अगर आपको सिंपली
किस चीज़ को, अच्छा मतलब क्या है कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, एक सेकेंड, कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, आप उसको इजीली कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो जो सिंपल कोड होता है वही है, उसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो फ्लो चार्ट क्या बताता है, फ्लो चार्ट तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है आपके प्रोग्राम की, कि जो आपका प्रोग्राम है उसमें किस टाइप से आपका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि इस तरह से आप इनपुट जाएगी, ये वाली इनपुट जाएगी, फिर ये वाला प्रोसेस होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ऐसे आउटपुट आएगी, ये ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट होगा, मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में आपको देता है। उसके बाद है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सिंपल एक क्या होता है, सिंपल आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप लिख देते हो ना, वो आपका सूडो कोड होता है, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो प्रोग्राम में, ठीक है, सूडो कोड से आप इजीली प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है ना, उसको हम बोलते हैं सूडो कोड, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसके पूरे सिंटैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि पहले आप हेडर फाइल यूज़ करो, फिर उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद आप मेन फंक्शन लगाओ, ये करो वो करो, मतलब कुछ सिंटैक्स से कुछ रूल्स को फॉलो करके आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। बट सूडो कोड कहता है आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लॉजिक लिख लेते हो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सूडो कोड होगा जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, मतलब आपको कुछ यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है, ठीक है, उन कॉम्प्लेक्सिटी को आपको ग्रोथ उसमें लगाना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, उसको ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एक सेकेंड हम। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ log n log n, n स्क्वेयर log n। देखो सबसे हाईएस्ट तो क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट की पावर है तो वो सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n है वो आपकी हाईएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही ये आपकी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। मतलब सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होती है, ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, ऑर्डर ऑफ 2n में, ठीक है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट होता है log n, उसके बाद आपकी ऑर्डर ऑफ n, फिर n log n, फिर n स्क्वेयर, फिर n स्क्वेयर log n, और फिर 2 की पावर n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सएमएल पार्सर। एक्सएमएल पार्सर नहीं है। तो देखो कल भी हमने पढ़ा था एक्सएमएल पार्सर की, जब हमने बात की थी तो हमने डोम की बात की थी कि डोम होता है जब हम एक्सएमएल पार्सर को क्या करते हैं, ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डोम, ठीक है। एक आपका जेडोम भी होता है, एसएक्स भी होता है, बट आपका शेल ये आपका लिनक्स में यूज होता है, ठीक है। तो शेल कोई भी एक्सएमएल पार्सर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे इन्होंने बोला ट्रू नहीं है, ओके। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली कि 5 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 10 to 40 हाफ बाइट्स। अच्छा इनको आपको देखो करके देखना पड़ेगा। देखो 5 किलो बाइट्स का क्या मतलब होता है, आपको पता है 1 किलो बाइट 1 KB में क्या होता है, 1024 बाइट्स होती हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। और अगर मैं एक बाइट की बात करूं तो एक बाइट में आपका क्या होता है, 8 बिट्स होती है, यही होता है। और अगर 1 निबल की बात करें तो एक निबल में क्या होती है, 4 बिट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हाफ बाइट्स होती है, ऐसे ही होता है, हाफ बाइट्स बोलो या फिर इसको 4 बिट बोलो, ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला 5 किलो बाइट्स, तो देखो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 5 KB में कितना होगा, 1000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 4 22, 5 2 10 12, ये आ रहा है, ठीक है। तो इतनी क्या आ रही है यहाँ पे, ये क्या आ गई आपकी बाइट्स आ गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला हाफ बाइट्स, ये इसका हाफ बाइट्स, मतलब इसका हाफ बाइट्स है ना। एक सेकेंड देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमारा क्या आया, इतनी बाइट्स आ गई, ठीक है। इन्होंने बोला जो ये बाइट्स हैं वो इक्वल हैं इसके हाफ बाइट्स के। तो अगर आप 10 to 40 का हाफ करते हो, हाफ बाइट्स का मतलब यही होता है, इसको 2 से हाफ का मतलब यही होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो यही सेम आ जाता है ना, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये इक्वल होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ये वाली जो 5 किलो बाइट्स को आप ये इसका हाफ बाइट्स बोल सकते हो। देखो 5 किलो बाइट्स में आप कितनी बाइट्स हो गए, अगर आप 1024 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इतना होता है, ठीक है। और इसमें बोला इसका हाफ ये होता है, तो ये दोनों क्या इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 4 किलो बाइट्स इज इक्वल टू डैश बाइट। ये 4 किलो बाइट्स, देखो 4 किलो बाइट्स इज इक्वल टू डैश बिट्स की बात हुई है। हमें पता है 1 किलो बाइट्स में 1024 होता है, 4 किलो बाइट्स में कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये आ गया। और लास्ट में इन्होंने बोला बिट। अब हमें पता है एक बाइट में कितनी होती है, 8 बिट होती है, तो ये बाइट्स आ गई, तो इसको बिट बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 8 6 जा
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो 8 6 यहाँ पे कितना होगा, तो दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं, एक सेकेंड, देखो ये था ना। तो फर्स्ट तो हमें पता चल गया क्या ट्रू है। सेकंड की बात करें तो 4 किलोबाइट्स, 4 इंटू 1024 किया तो यहाँ पे कितना आया, 496 आया। ये क्या आ गई आपके पास, बाइट्स आ गई, ठीक है। और बाइट्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 6 जा आपका हुआ, नहीं 8 होगा, 4 गया, 8 9 जा 72, 76 हुआ, ठीक है। और 8 जो इतना हुआ, ठीक है। एक सेकंड को, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे कितना होगा ये आपका बिट कितनी आ रही है, यहाँ पे बिट आ रही है 762, इतना ही आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है इतने बिट्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो आंसर तो आपको आ चुका है कि ये नहीं है, ठीक है। 4 किलोबाइट्स इसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें, आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब इन्होंने बोला 3 किलोबाइट इज इक्वल टू इतने बाइट, देखो 3 किलोबाइट्स, तो 3 किलोबाइट्स इज इक्वल टू डैश बाइट्स, और 2 किलोबाइट्स इज इक्वल टू डैश। तो 3 किलोबाइट्स को कर, तो जब हम इसको करेंगे तो इसको भी 124 से क्या, 1024 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद 2 किलोबाइट्स को करेंगे, तो 2 किलोबाइट्स मतलब इसको अगर हम निबल से करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे, देखो तो इसको जब हम बाइट्स में करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम करते हैं 3 को करते हैं इससे, 3 किलोबाइट्स को अगर बिट्स में बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 372 आएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये भी गलत है। 2 किलोबाइट्स को करेंगे तो 2 किलोबाइट्स को करेंगे तो इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका इतना आ गया। अब इन्होंने बोला ये नीबल्स हैं, ठीक है। अब इसको ये नीबल्स हैं, तो इसका मतलब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 496 से आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो रखी है, इन्होंने बोला नॉट ट्रू, तो आपका बी और सी दोनों ही ट्रू नहीं है, ठीक है। क्योंकि 4 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, इन्होंने बोला इतने बिट्स, तो 4 किलोबाइट्स तो इतने बिट्स के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अभी हमने करके देखा 1 किलोबाइट्स में इतना होता है, तो 4 में कितना होगा, 496 इतना होगा। और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा इतना आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दो आपके क्या है, ट्रू हैं। तो कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे मिस्टेक रह गई, ठीक है। तो आपको मतलब पता होना चाहिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस टाइप से हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। PYQ के साथ कुछ टॉपिक्स भी हमने किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए